वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे वीडियो चैनल देखे होंगे तो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस में आप लोग के सामने इससे पहले वीडियो अपलोड किया था। ये टेस्ट सीरीज नंबर मैं आप लोग के सामने 11 को अपलोड कर रहा था, लेकिन ऑलरेडी आप लोग को पता है मैं क्वेश्चन नंबर 54 तक पूरे के पूरे क्वेश्चन का ऑपरेशन किया था, लेकिन 55 के बाद मैं ऑपरेशन नहीं किया था, किसी कारणवश टेक्निकल इशू हुआ था। तो चलिए इसी सीरीज को मैं कंटिन्यू तौर पे मैं क्वेश्चन नंबर 56 से मैं स्टार्ट करता हूँ, 55 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप्स का था, उसी प्रकार मैं रिवीजन भी करवा दूंगा। चलिए क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, क्या लिख रहा है। निम्नलिखित में कौन लिगामेंट द्वारा जुड़े हुए हैं? तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा लिगामेंट हड्डी से हड्डी लिगामेंट से जुड़े होते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। हड्डी से हड्डी जो होते हैं वह लिगामेंट से जुड़े होते हैं। एक होता है एमबीटी, देखिए मेरे याद कर लिए, एमबीटी याद करिए, यानी देखिए मांस बोन जो जुड़े होते हैं, मांसपेशी और हड्डी जो जुड़े होते हैं वह टंडन से जुड़े होते हैं। क्लियर है? अब बोन प्लस बोन तो बोन BBL, यानी बोन प्लस बोन जो जुड़े होते हैं वह लिगामेंट से, और एमबीटी इस टाइप से याद करिए, मांस और बोन जुड़ा रहेगा तो टंडन से। इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए बात करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। सबसे पहले लिगामेंट, तो लिगामेंट को हिंदी इसका वर्ड्स होता है स्नायु। ये आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे, इसे हिंदी वर्ड्स बोलते हैं स्नायु। क्लियर है? ये सबसे पहले नर्म होते हैं, ये याद करिए, ये एक प्रकार के नर्म होते हैं। यह हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। इसका जो निर्माण होता है वह संयोजी उत्तक से होता है, यानी कि ऑलरेडी आप लोग को पता है टिश्यू हमारा क्या है, बॉडी का संयोजी उत्तक है। तो इसका जो निर्माण होता है संयोजी उत्तक के स्रवण के कारण होता है। क्लियर है? इसके विपरीत एक होता है कंडरा, जिसे हम लोग बोलते हैं टंडन। वह काफ़ी शक्तिशाली होता है, वह मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फाइलम में सभी जंतु समुद्री होते हैं? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को बताया था इकाइनोडर्मेटा में सभी जंतु समुद्री होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं, यानी इकाइनोडर्मेटा में सभी जंतु होते हैं। क्लियर है? चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसके बारे में। सबसे पहले याद रखें, इकाइनोडर्मेटा जंतुओं की त्वचा कांटों से आच्छादित होते हैं। इसका जो त्वचा होता है वह कांटों तक होते हैं। क्लियर है? यानी कांटों से लगी होती है। और इकाइनोडर्मेटा में एक विशेष प्रकार का जल परिवहन तंत्र या जल संवहन तंत्र भी होता है। क्लियर है? जो प्रचलन और श्वसन में सहायक होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिए। क्लियर है? बात करते हैं पोरीफेरा का। तो पॉलीफेरा फ्रेंड्स अचल जीव होते हैं जो किसी आधार से चिपके रहते हैं। क्लियर है? और इसका एग्जाम्पल याद रखें स्पॉन्ज, ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। स्पॉन्ज जो एग्जाम्पल होता है वह पॉलीफोरा का होता है। वही बात करना चाहते हैं प्रोटोजोआ का। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग प्रोटोजोआ जानते जानते होंगे। ये आप लोग का जो एग्जाम्पल है जीवाणु वगैरह को ले सकते हैं, आप लोग प्रोटोजोआ के अंतर्गत लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए और लोग नेक्स्ट देखना चाहते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, और हमेशा ग्रुप डी के पेपर में पूछा जाता है। तो नहीं, सॉरी, 57 क्वेश्चन को मैं स्किप कर दिया। सिले सिलेगिनेला होता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, सिलेगिनेला एक प्रकार का टेरिडोफाइटा होता है। क्या होता है ये? टेरिडोफाइटा। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। एक प्रकार क्या होता है? टेरिडोफाइटा होता है। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इस संघ के पौधे का शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभाजित होता है, और पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन उत्तक भी पाए जाते हैं। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, वन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। इसे राइट आंसर लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। यानी कहाँ पे स्थित है ये? सॉरी, देहरादून में स्थित है, मुझसे मिस्टेक हो गया। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। क्लियर है? और वही बात करते हैं राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, तो वो फ्रेंड आप लोग का दिल्ली में स्थित होता है। क्लियर है? वही बात करते हैं राष्ट्रीय केंद्रीय आलू संस्थान बोलता है तो वह शिमला में होती है। लाह के लिए बोलता है तो वह रांची में होती है। औषधि के लिए बात करता है तो लखनऊ में होती है। इस सब सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। चिराव नृत्य किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है? तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ऑलरेडी पता है फ्रेंड। चिराव नृत्य भारत के मिजोरम राज्य का एक प्रकार का पारंपरिक नृत्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? और चिराव नृत्य को बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? और इसके साथ साथ फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं ऑपरेशन कर देता हूँ। बात करते हैं सिक्किम का। तो सिक्किम में सिंघी, छाम, मरूनी नाच होता है। यानी कि अगर क्वेश्चन आता है सिंघी नृत्य कहाँ के लिए होता है, फेमस क्वेश्चन है ये। देखिए सिंघी की बात करना चाहते हैं हम, सिंघी छाम यहाँ पे बोलते हैं, सिंघी छाम बोलते हैं। इसके साथ साथ याद रखिएगा मारूनी नाच। देखिए मारूनी नाच, तो ये सारे जो नृत्य होते हैं वह सिक्किम के लिए होते हैं। क्लियर है?
वही बात करना चाहते हैं असम का। तो फ्रेंड्स असम के लिए सबसे ज़्यादा जो फेमस होता है बांगुरुम्बा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी के ज़्यादा पेपर में। देखिए बांगुरुम्बा जो होता है वो असम में होते हैं, उसके साथ साथ कनोई भी होते हैं। क्लियर है। बात करना चाहते हैं अरुणाचल प्रदेश का। तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे फेमस जो नृत्य होता है वो पासी होता है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, प्रथम भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सबसे पहले याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत यानी आर्टिकल नंबर 324 के अंतर्गत चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। क्लियर है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अक्टूबर 1993 में, देखिए अक्टूबर 1993 में निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय अर्थात त्रिस्तरीय घोषित किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है, त्रिस्तरीय होता है। क्लियर है। और भारत का प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त अगर बोलते हैं तो वी रामा देवी थे। अगर महिला की बात करते हैं तो याद रखिएगा रामा देवी, या पुरुष की बात करते हैं तो सुकुमार। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है। और वर्तमान समय कौन है? तो राजीव कुमार। इस चीज को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। और इसका आर्टिकल क्या होता था? तो यह आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 के बीच में कार्य करता है। चलिए, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री है तो 2 cos 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। देखिए 2 ले देंगे, कॉस ले देंगे। क्लियर। अब 2 है, 2 कर देंगे। और थीटा का वैल्यू क्या लिखा? 30 डिग्री लिख रहा। और आप लोग सॉल्व किए, 2 हो गया, 2 कॉस, कॉस को यहाँ पे किए थे कितना था? 60 डिग्री। और हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो सिंपल में कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। 2 कैंसिल हो गया, यानी क्या आएगा? 1। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 696 लागत वाली वस्तु को 16.2/3% के लाभ पर बेचा जाता है, तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ये जो पूर्णांक जो दिया है यानी कि 16.2/3, ये जो प्रतिशत का वैल्यू दिया इसे हम लोग क्या करेंगे? फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो ऑलरेडी अगर आप लोग बदलिए तो 50/300 आएगा, यानी कि 50/300 आएगा। क्लियर है। अब इसे तोड़ते हैं, फ्रैक्शन में लगता है तो 1/6 होगा। क्या होगा? ये 1/6 में होगा। अब इसे ऑलरेडी इसका बेसिक प्राइस क्या है? तो देखिए 6 है। अब आप लोग को 1 रुपये इसमें लाभ हो रहा। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, देखिए 1/6 था ना, तो ऑलरेडी आप लोग इसका देखिए एम यानी बेसिक प्राइस क्या था? तो 6 था। तो हम लोग 6 था, लाभ कितना हो रहा था? 1 था। सो 7 में 1 ऐड कर देंगे, यानी 7 रुपया हो गया। ये देखिए ये आप लोग का सीपी हो जाएगा और ये 7 क्या हो गया? एसपी हो जाएगा। क्लियर है। तो आप लोग को बोल रहा इसकी लागत मूल्य, तो ऑलरेडी देख सकते हैं इसका लागत मूल्य दिख रहा था 696। तो यानी कितना मल्टीपल टाइम्स है? तो देखिए एक एक यानी 116 मल्टीपल टाइम्स है। क्लियर है। तो हम लोग 100 यानी 7 को भी हम लोग 116 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स अगर आप लोग 7 को 116 से मल्टीप्लाई किए होंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा 812। क्या आएगा? 812। तो काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा? तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। सबसे पहले फ्रेंड्स अगर आप लोग फोकस करना चाहते हैं 1 से 12 तक बोला, तो हम लोग क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर 2 का स्क्वायर निकालेंगे, धीरे धीरे डॉट 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 हो जाएंगे। कहाँ तक बोला? 12 तक का। तो 12 का स्क्वायर निकालेंगे। ऑलरेडी आप लोगों को फार्मूला पता होगा। तो फ्रेंड इसका फार्मूला मैं लिख देता, एन लिखिएगा, फिर n+1 होता है, n×n+1, फिर होता है 2n+1/6। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर है। और हम लोग सॉल्व करवाते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आप लोग फोकस किए होंगे तो देखिए एन, तो एन का वैल्यू कितना था? 12 था। तो यहाँ पर 12 लिख देंगे। फिर n+1 है, 12 में 1 ऐड करेंगे, 13 आएगा। फिर देखिए 2n+1, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 24 और 1 कितना होगा? 25। तो 25 कर देंगे बाय, हाँ तो यहाँ पे 25 कर दें, बाय 6 करना है। अब 6 का टेबल में 12 टू टाइम्स कर दिया। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इससे किससे गुना करेंगे? 25 से। अगर आप लोग इसे गुना करते हैं तो टोटल आएगा तो 650 आएगा, यानी 650 इसका राइट आंसर आएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। तो इस टाइप से फ्रेंड्स मैं आप लोग जो क्लास दे रहा हूँ, आप लोग का टाइम भी सेव हो रहा है और सारे क्वेश्चन को भी आप लोग देख रहे हैं। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पाई। तो फ्रेंड आप लोग का देखिए ये आप लोग का है पाई चार्ट का क्वेश्चन आ गया है। क्लियर है। अब इस पाई चार्ट का क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें लिख रहा है, देखिए पुस्तकों की कुल संख्या कितना है? 12,462 है। इसमें फोकस कीजिए तो लिख रहा है XYZ द्वारा 2017-18 में इतिहास में कितनी पुस्तकें प्रकाशित की गई थी। तो इतिहास की बात करना चाहते हैं। तो इतिहास में आप लोग देख रहे हैं 15% था। तो ऑलरेडी देख रहेंगे टोटल कितना था? 12,462 था। इसका हम लोग क्या करेंगे? 15% निकालेंगे। तो ऑलरेडी अगर आप लोग निकालेंगे तो 1869.3 आएगा। तो इसको एवरेज में लेंगे तो 1869 लिख सकते हैं, यानी 1869। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
उस संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिसका लघुत्तम समापवर्तन 90 और महत्तम समापवर्तन 9 है। तो फ्रेंड मैं आप लोगों को बताना चाहते हैं, ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे एलसीएम इंटू एच, देखिए एचसीएफ इंटू एलसीएम, देखिए एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर, तो हमने यहाँ पे दोनों को क्या कर मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे एचसीएफ का वैल्यू 9 था और एलसीएम का वैल्यू कितना था 90, हम लोग क्या कर, यही आप लोग का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं इसका वैल्यू क्या आता है, तो दोनों को गुना किया तो 810 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन आ चुका है पैटर्न के रूप में, तो आप लोग को काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड ये आप लोग को प्रेजेंट माइंड पे क्वेश्चन को शो करता है। तो देखिए हम लोग का ये जो आप लोग को फिल इन दी ब्लैंक्स करना, टोटल सबसे पहले काउंट करेंगे कुल कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17, यानी कि टोटल 17 आ रहा है। क्लियर है। तो हम लोग कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे जिसमें सारे चीज़ को आप लोग पुट ऑन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं पी क्यू है, यहाँ पे देखिए पी क्यू है, यहाँ भी आप लोग देख रहे हैं पी क्यू है। अब देखिए अब यहाँ पे देख रहे हैं लगातार दो दो पी है, दो दो पी है ना, तो फिर देखिए आप लोगों को शो करना पड़ेगा। सबसे पहले फिर देखिए लगातार दो पी के बाद ही कोई सिंपल को चेंज करें, तो हम लोग मान लीजिए यहाँ भी पी कर देंगे। क्लियर है। अब हम लोग क्या कर, यहाँ भी पी कर देंगे, यहाँ भी पी कर देंगे और यहाँ पे क्यू, एक असेंडिंग यानी पी क्यू इस टाइप से सज जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसे आप लोग खुद से देख सकते हैं, प्रेजेंट माइंड का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में से अक्षरों का चयन करें। तो चलिए डी ई आई आर को लिख रहा है FGI है। तो फ्रेंड्स हम लोग लिखें, देखिए डी का ऑलरेडी देखिए हम मैं प्रयास करता हूँ। सबसे पहले DEIR लिख रहा, तो डी का क्या होता है 6 होता है, ई का सॉरी डी का होता है 4 होता है, यानी डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, आई का 9 होता है, आर का क्या होता है 18 होता है। इसके जस्ट अपोजिट लिख रहा है एफ, तो एफ का वैल्यू फ्रेंड 6 होता है, जी का वैल्यू 7 होता है, आर का वैल्यू 18 होता है और आई का वैल्यू क्या होता है 9 होता है। तो हम लोग इसमें प्रयास करेंगे कौन कितना अरेंजिंग में आ रहा। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखे होंगे तो फ्रेंड्स देखिए 4 में से कितना ऐड करेंगे तो 6 का 2, फिर 5 में से भी 2 ऐड कर रहा। अब यहाँ पे देखिए एक दूसरे को विपरीत हो रहा है। क्लियर है, यानी क्रॉस के रूप में आ रहा। तो जस्ट लाइक सेम हम लोग HIML में भी प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या लिख रहा है ये, हाँ तो देखिए HIML में हम लोग प्रयोग करेंगे। तो देखिए थोड़ा मिस्टेक हो रही है, देखिए HIML का हम लोग प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आप लोग को बताया था H का होता 8, तो 8 में से 2 ऐड करेंगे 10, 10 में क्या था J आता है, I का होता 9, तो 9 में 2 को ऐड करें तो 9 × 11 हो गया। फिर हम लोग क्या करें L को यहाँ पे लिख देंगे, L का देखिए अब इसके बाद क्या करना फ्रेंड, देखिए M था, सॉरी M और N था, तो हम लोग यहाँ पे N कर देंगे और यहाँ पर N कर देंगे। तो इस टाइप से आप लोग काफ़ी अच्छे से JKNM को लिख सकते हैं। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 68 को ओर चलते हैं। देखिए ये आप लोग का सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। क्या लिख रहा है देखिए ABCDE और F केंद्र की ओर मुख करके वृत्ताकार स्थिति में एक दूसरे के समान दूरी पर बैठे हैं। A और D एक दूसरे के बगल में बैठे हैं और D A के बाईं ओर बैठा है, D B के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, E के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, F C के बाईं ओर बैठा है। तो व्यक्तियों को इनमें से कौन सा युग्म एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा। फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए टोटल व्यक्ति कितना 1 2 3 4 5 6, 6 व्यक्ति है ना। तो हम लोग केंद्र की ओर है, तो हम लोग वृत्ताकार बनाने के लिए आप लोग देखिए इस टाइप से कीजिएगा तो 4 व्यक्ति बैठ सकता है, एक बीच से आप लोग खींच दीजिए 6 व्यक्ति बैठ गया। ठीक है। और आप लोग को ध्यान से देखना है पहला क्वेश्चन, देखिए ए और डी एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, ए और डी एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। तो फ्रेंड देखिए मैं आप लोगों के बीच में बैठाता हूँ। सबसे पहले मान ली ए है, तो ए के बगल में डी को यहाँ मैं बैठा दिया हूँ। क्लियर है। डी ए के बाई है, देखिए यहाँ पे क्या है डी जो है ए के बाई ओर, तो ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं डी क्या ए के बाई ओर है। क्लियर है। बी डी के दाई ओर दूसरे स्थान पे है, यानी कि फ्रेंड देखिए बी जो डी के दाई ओर दूसरे स्थान पे है, तो देखिए ये दाई ओर यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बी को लेंगे। क्लियर है, ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं। फिर लिख रहा है और ई के बाई ओर दूसरे स्थान पे है और ई के बाई ओर दूसरे स्थान पे है, यानी कि डी जो है ना देखिए यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। डी जो है ए के बाई ओर बैठा है तो ए बैठा दें। फिर लिख रहा है बी जो है डी के, देखिए बी जो है डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है और ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि ये जो बैठा है ई के दाईं ओर, ई के बाईं ओर बैठा, तो ई के बाईं ओर बैठा दिए हैं। क्लियर है। अब लिखा है एफ सी के बाईं ओर बैठा, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स एफ जो है सी के बाईं ओर बैठा है, एफ सी के बाईं ओर बैठा है, तो हम लोग यहाँ पे एफ को सी के बाईं ओर बैठा है,
तो यहाँ पे तो प्लेस नहीं आ रहा, तो मान लीजिए यहाँ पे एफ जो है, तो ये सी के बाईं ओर हो गया। क्लियर। अब देखिए टोटल 6 व्यक्ति बैठ गया। तो लिख रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों को देखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिख रहा है, बी और सी। तो देखिए बी और सी एक दूसरे के बाईं ओर बैठा है, यानी सही है। ए और बी, तो देखिए ए और बी एक दूसरे के बाईं ओर नहीं बैठा, बल्कि ए और ई बैठा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग लिख सकते हैं। फिर लिख रहा है ई और एफ कौन एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा है। तो इसमें आप लोग देखिएगा फिर ई और एफ, तो ऑलरेडी देख सकते हैं ई और एफ एक दूसरे के बगल में बैठा हुआ है। देखिए ई और एफ क्या एक दूसरे के बगल में बैठा हुआ है। क्लियर है। अब अगला देखना चाहते हैं, इसमें लिख रहा है ए और डी, तो ऑलरेडी ए और डी भी बैठा हुआ है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग ऑप्शन नंबर देखना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स का ऑप्शन नंबर हम लोग क्या करें, ए को कर देंगे। जो बी और सी एक दूसरे के बगल में नहीं बल्कि विपरीत था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिए। क्लियर है। चलिए वैसे मैं फिर से इसका डायग्राम बता देना चाहता हूँ। देखिए थोड़ा सा मैं बोलने में कर गया था। देखिए इस टाइप से आप लोगों को शो करना था, मैं आप लोगों को बना दिया था। देखिए ए था यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर डी था, इसके बाद यहाँ पर सी था, ये ई था आप लोग के सामने, यहाँ पर एफ था, और यहाँ पे क्या था, बी था। अब आप लोग देख लीजिए बी और सी आपस में कहाँ बैठा, नहीं बैठा ना, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। चलिए आप लोग को देखना है क्या दिख रहा है। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग्म में लागू तर्क के अनुसरण करता है। तो 19 का यहाँ पे लिख रहा है 400 से तो फिर हम लोग क्या करते हैं, 19 + 1 कीजिए, यानी 19 को 19 में एक ऐड कीजिए, यानी 20 होगा। अब 20 का स्क्वायर कीजिए, क्या आता है 400। उसी बाद 6 में ऐड कीजिए 7, 7 का स्क्वायर क्या 49। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो काफ़ी अच्छे से आप लोग इसे भी सॉल्व कर सकते थे। क्लियर है। अब देखिए 26 जनवरी 2008 और 15 मई 2008 के मध्य कितने दिवस होंगे यानी दिन होंगे। तो दोनों दिवस को शामिल भी करना, तो काफ़ी इजी वे में आप लोग सॉल्व किए होंगे और देख भी लिए होंगे। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, 26 जनवरी से लेके आप लोग यहाँ, तो सबसे पहले 26 जनवरी, तो ऑलरेडी आप लोग का जनवरी में जो इसमें डे बचेगा 26 जनवरी को ऐड भी करना है, तो टोटल 31 दिन होता है। तो यहाँ पे कितना दिन बच जाएगा, 6 दिन बच जाएगा। फरवरी 2018 में कितना बचेगा, 29 दिन हो रहेगा। क्लियर है। 8 की बात कर रहा है, ठीक है। फिर मार्च में होगा 31 होगा, उसके बाद अप्रैल में 30 डेज होगा, उसके बाद मई, तो मई का बात करना चाहते हैं 15 डेज है। आप लोग ऐड कीजिए, तो फ्रेंड ऐड कीजिए तो 115 दिन आएगा। तो राइट आंसर 115 ही आएगा ना, नहीं 111 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब ये जो चित्र ले रहा फ्रेंड, इसमें बोला कुल कितने ट्रायंगल है। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोग का प्रेजेंट माइंड का क्वेश्चन है ये। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ एक ट्रिक देखिए इस टाइप्स का अगर आप लोग का सर्कुलर बना रहता है, क्लियर, आप देखिए इस टाइप से कटा हुआ रहता है, तो इसमें मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कुल कितने ट्रायंगल होंगे। देखिए 1 2 3 हो गया ये। क्लियर है। अब इस टाइप्स का जब भी रहता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यानी 4 मैक्सिमम था, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, यानी 4 दूनी क्या हो गया 8 हो गया। तो यहाँ से देखिए इसमें भी आप लोग को 8 आ रहा है, इसमें भी देखिएगा तो 8 आ रहा, 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 यानी 8 8 16 8 3 24 8 चौक 32 8 5 40 हो गया। क्लियर है। यहाँ तक हम लोग देखिए कितना आ रहा है 40 आ रहा। और आप लोग क्या कीजिएगा, इसमें और जो छोटा छोटा नज़र आ रहा है उसको काउंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर टोटल काउंट कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आएगा 51 आएगा। क्या आएगा 51। तो राइट आंसर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। चलिए किस तत्व में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों से भरे दो कोष होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों से भरे हुए दो कोष को लाना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए सबसे पहले लिख रहा है कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसे निकालिए 2 और 4 होगा। तो देखिए भरे होने चाहिए, तो पहला के में 2 होना चाहिए, एल में आप लोग को 8 होना चाहिए। तो देखिए एल में क्या आ जाएगा 4, तो पहला आप लोग कैंसिल कर सकते हैं। सेकंड बात करते हैं नियोन का, नियोन का ऑलरेडी पता है एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो पहला ऑर्बिट में क्या 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और सेकेंड में 8 लेंगे। तो देखिए दोनों भरा हुआ, तो ये आप लोग का मे बी पॉसिबिलिटी सही हो जाएगा। बात करना चाहते हैं आर्गन का, तो ऑलरेडी पता आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, इसको तोड़िए 2 8 और 8 कीजिएगा, तो ये देखिए 3 कोष में जा रहा था, ये तो ऑलरेडी गलत हो जाएगा। उसी में मैग्नीशियम भी कीजिएगा, तो देखिए मैग्नीशियम का 12 होता था, यानी 2 8 2, ये भी 3 कोष में आता है, गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर देखा है तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग काफ़ी अच्छे से नियॉन को क्लिक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए और हम लोग देखना चाहते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है Ne10 होता है। क्लियर, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूमता है जिसे होती है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूमता है जिसे स्थिर ऊर्जा होती है। उसमें क्या होता है, स्थिर ऊर्जा होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, स्थिर ऊर्जा होती है। अब देखिए मैं आप लोगों के सामने बात करना चाहता हूँ इलेक्ट्रॉन द्वारा नाभिक की ओर लगने वाले वैद्युत स्थैतिक बल को अभिकेंद्रण बल कंट्रोल करता है। अभिकेंद्रीय बल नियंत्रित करते हैं। क्लियर है, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और
इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ऊर्जा को उत्सर्जित ना करने वाले निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में ही परिक्रमण कर सकता है, इसे अस्थैतिक कक्षा कहते हैं। अब बोर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को कोणीय संवेग का जो परिमाण होता है, इस चीज़ को आप लोग याद कीजिए, एन एच बाय, देखिए एन एच बाय 2 पाई होता है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्लास 11th का ही कंसेप्ट था। क्लियर है। चलिए, सजातीय श्रेणी के सदस्यों में रासायनिक गुण होते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग को बताना चाहता हूँ, सजातीय श्रेणी के सदस्यों के रासायनिक गुण समान होते हैं, यानी इसके जो रासायनिक गुण होते हैं क्या होते हैं, समान होते हैं। क्लियर है। बात करना चाहते हैं सजातीय श्रेणी होता क्या, तो फ्रेंड इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। और इसमें याद रखिएगा, किसी भी दो कार्बनिक यौगिकों के बीच हमेशा बॉन्ड CH2 का अंतर होता है, यानी बॉन्ड CH2 का इसमें हमेशा अंतर होता है। क्लियर है। जैसे अगर आप लोग निकालेगा तो देखिए, आप लोग सबसे पहले यहाँ पे मीथेन निकाल लीजिए। मीथेन के बाद क्या लिखिएगा, तो मीथेन के बाद आप लोग इथेन लगा सकते हैं। इथेन के बाद क्या कर सकते हैं, प्रोपेन कर सकते हैं। प्रोपेन के बाद क्या कर सकते हैं, ब्यूटेन कर सकते हैं। और सारे के बीच अगर आप लोग डिफरेंट देखिए तो हमेशा बॉन्ड CH2 का अंतर आएगा। क्या आएगा, CH2 का अंतर आएगा। ये जो अंतर होता है इसी को हम लोग बोल सकते हैं समजातीय श्रेणी। क्लियर है। और फ्रेंड्स इसमें अगर टोटल यूनिट के बारे में देखिएगा तो टोटल 14 यूनिट का अंतर आता है। क्लियर है। ये सारे क्वेश्चन को पूछा जाता है। क्वेश्चन आता है सजातीय श्रेणी के यौगिकों के बीच में कितना AMU का अंतर होता है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग देखिए, CH2 को तोड़ दीजिए ना, ये देखिए कार्बन का 6 होता है और H का कितना होता है 2, सॉरी कार्बन का यानी 6 दूनी 12, 12 प्लस 2 क्या हो गया 14, तो 14 U का AMU होता है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कणों की व्यवस्था में मामले में सर्वाधिक अव्यवस्थित होती है। तो देखिए, कणों की व्यवस्था ठोस के मामले में सर्वाधिक व्यवस्थित होती है। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर A को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। देखिए, ठोस के अणुओं के बीच अंतर आणविक बल बहुत ही मजबूत होते हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग बल से जो जुड़े होते हैं वह ठोस होते हैं। क्या होता है, ये ठोस होते हैं। और ठोस के बाद क्या होता है, द्रव्य होता है। द्रव्य के बाद क्या होता है, गैस होते हैं। ये सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं प्लाज्मा का। तो प्लाज्मा उच्च तापमान पर पाए जाने वाले पदार्थ की अवस्था होती है। क्लियर है। इसमें आयन के रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन आ चुके हैं 76 में। संक्रमण धातुएं अक्सर के कारण अनुचुंबकीय हो जाती है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, संक्रमण धातुएं अक्सर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय हो जाती है। ये आप लोग क्लास 12th का क्वेश्चन के रूप में आ गया, यानी देखिए इसमें आप लोग को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले याद कीजिए संक्रमण धातु होता क्या है। इसे बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। तो दॉस एलिमेंट दैट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गोइंग टू लास्ट एलिमेंट डी इलेवर, यानी कि वैसा इलेक्ट्रॉन जिसमें लास्ट ब्लॉक जो जाता है डी ब्लॉक में, यानी कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट इलेक्ट्रॉन गोइंग टू डी ब्लॉक, तो उसे क्या बोलते हैं, संक्रमण धातु। और फ्रेंड देखिए, संक्रमण धातु को हम लोग सबसे पहले डी ब्लॉक में रखा गया। किस ब्लॉक में रखा गया, तो डी ब्लॉक में रखा। इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये वर्ग नंबर जो होता है वह 3 से लेके 12 तक होता है, यानी वर्ग नंबर अगर पूछा जाता है 3 से लेके कहाँ तक होता है, 12 तक होता है। इसके साथ साथ फ्रेंड इसमें कुल जो तत्व की संख्या आता है वह 38 तत्व आता है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और संक्रमण धातु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे आप लोग लिख सकते हैं, इसमें सबसे पहले लिख सकते हैं एस्कैडियम लिख सकते हैं। क्लियर है। एस्कैडियम के बाद टाइटेनियम लिख सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद लिख सकते हैं वैनेडियम लिख सकते हैं, फिर क्रोमियम लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आप लोग मैग्नीज का यूज कर सकते हैं, फिर आयरन यानी Fe का प्रयोग कर सकते हैं, फिर निकेल का प्रयोग कर सकते हैं, कोबाल्ट का प्रयोग कर सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल जो आप लोग का आता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का आता है। क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड याद रखिएगा, प्रथम वर्ग को हम लोग क्षार धातु बोलते हैं और द्वितीय वर्ग को क्षारीय मृदा धातु भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग को नोट डाउन करना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, 3 तत्व X, Y और Z के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 सॉरी इसमें तीनों का लिख रहा, पहला लिख रहा 282, सेकेंड लिख रहा आप लोग का 282 और थर्ड लिख रहा 288 है। तो लिख रहा Z क्या है। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, पहला मैं X का लिख रहा हूँ। देखिए X के लिए अगर आप लोग देखिएगा तो क्या लिख रहा 282 लिख रहा। उसी प्रकार Y के लिए भी शायद 282 ही लिख रहा, हाँ बिल्कुल 282 लिख रहा। और Z के लिए लिख रहा 288 लिख रहा। क्लियर है। तो बोला तीनों क्या है, तो तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किए फ्रेंड्स। तो हम लोग देखिए इसमें आप लोग अगर देखा जाए तो Z, इसमें बोले Z क्या है, तो देखिए लास्ट में Z में 8 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। तो जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर भरा है तो उसमें लोग बोलते हैं अक्रे गैस। तो काफ़ी अच्छे से आप लोग अक्रे गैस लिख सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो, अक्रे गैस। ऑलरेडी आप लोग अगर इसका आप लोग निकालते हैं एटॉमिक, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया था, इसको ऐड कीजिए 2 8 10 10 8 18, तो 18 किसका होता है, आर्गन का होता है। तो सिंपल में ये एक प्रकार का क्या होगा, अक्रिय गैस होगा। काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं इसे। क्लियर है।
ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ 2 8 तो ये मैग्नीशियम था जो कि एक मेटल होता है। निम्नलिखित में किसी अनुसूचित पेमेंट्स बैंक के रूप में करने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिली है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक। आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ आरबीआई। तो फिर आरबीआई का वर्तमान जो अध्यक्ष बने 26वें नंबर का, वह संजय मल्होत्रा बने हैं। क्या बने ये? संजय मल्होत्रा। इससे भी आप लोग को याद करना पड़ेगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन ए। मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताया था। कौन सा जैव विविधता स्थल भारत में मौजूद नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फिर सुंडालिंडा। तो सुंडालिंडा भारत में स्थित है, पश्चिमी घाट भी, इंडो बर्मा भी है। लेकिन वालिसिया, वालिसिया जैव विविधता भारत में मौजूद नहीं है। बात करते हैं फिर देखिए भारत का हॉटस्पॉट। तो भारत में कुल 3 हॉटस्पॉट होती है। पहला होता है, देखिए पहला जो होता है फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, ये सुंडालैंड होता है, पश्चिमी घाट होता है, इंडो बर्मा, ये भारत का है। क्लियर है। और जैव विविधता पर 1992 में पृथ्वी सम्मेलन के लिए बैठक हुआ था। क्लियर है, जिसे जैव विविधता सम्मेलन भी कहते हैं। क्लियर है। और भारत में कुल हॉटस्पॉट की संख्या कितना है? तो फ्रेंड अगर पूछता है भारत में कुल कितने हॉटस्पॉट है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ भारत में कुल 4 हॉटस्पॉट है। और चारों को आप लोग याद कर सकते हैं नाम। पहला जो होता है वह हिमालय क्षेत्र होता है। देखिए मैं लिख देता हूँ। पहला जो होता है वह हिमालय क्षेत्र होता है। क्लियर है। वही बात करते हैं नेक्स्ट का। तो नेक्स्ट होता है पश्चिमी घाट, और उसके बाद होता है इंडो बर्मा, और लास्ट होता है सुंडालैंड। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं जैव विविधता दिवस। तो ऑलरेडी फिर आप लोग को पता है भारत में प्रत्येक वर्ष 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को मैं, चलिए ये सारे क्वेश्चन को मैं कुछ कुछ स्किप कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन आ चुका है मैथ्स का क्वेश्चन। तो मैथ्स में बता देता हूँ। देखिए क्या लिख रही है। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ 2√3 मीटर है, जिसकी परछाई को 2 मीटर लंबा है, तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या होगा? काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। हालांकि आप लोग बना भी नहीं हुए। देखिए एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ तो कितना लंबा है ये? देखिए 2√3 मीटर लंबा है, तो 2√3 मीटर लंबा कर दिए, और लंबाई कितना 2 मीटर है। क्लियर है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड देखिए इसमें एंगल आप लोग को निकालना है। ये क्या है, पे सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस है। तो देखिए परपेंडिकुलर बाय बेस को आप लोग सॉल्व कीजिए। तो 2 को आंसर कर दे, क्या बचा? √3। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, tan थीटा का होता है। तो tan कितना का वैल्यू √3 होता है। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है थीटा क्या होगा, 60 डिग्री। क्या होगा ये? 60 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है। चलिए यदि 2m, यहाँ पे देखिएगा आप लोग 2 पर पावर m है, पर पावर m है बराबर क्या लिख रहा है, 512 है। तो फ्रेंड्स आप लोग को m का मान निकालना है। सबसे पहले आप लोग को m का मान निकालना है। क्लियर है। तो देखिए आप लोग को ये m को m से गुना क्यों, क्या आ रहा है, m स्क्वायर आ रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए 512 है, तो 512 का प्राइम फैक्टराइज कीजिए, तो 2 पर पावर आप लोग n कर सकते हैं। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, दो दो बेस तो आप लोग का मिल रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, एम स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। तो एम स्क्वायर का निकालिए तो 2 पर पावर n था। क्लियर है। तो फ्रेंड्स सॉरी सॉरी एम स्क्वायर कीजिए तो 9 किसका था, तो 3 का स्क्वायर होगा। तो सिंपल में आप लोग का वैल्यू बोल एम का, तो ऑलरेडी देख सकते हैं बेस वैल्यू क्या था, 3 था। तो काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, यदि a प्लस बी बराबर 6 और ए बी बराबर 5 है, तो a माइनस बी का मान क्या होगा? काफ़ी अच्छे से बनाए होंगे फ्रेंड्स। जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्या कीजिए, बाय द वे आप लोग क्या कीजिए, एक फार्मूला यूज कर लीजिए। देखिए हमेशा के लिए याद कर, a माइनस बी निकालना है ना, तो आप लोग क्या कीजिए, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के लिए एक नया फार्मूला याद कर ले, a प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिएगा। आगे a प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिए, -4ab कीजिएगा, -4ab। ये आप लोग को देखिएगा फार्मूला के रूप में आ जाएगा। क्लियर है। तो देखिए a माइनस बी निकालना है हम लोग, a प्लस बी, तो a प्लस बी का वैल्यू 6 था, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। फिर -4ab का वैल्यू कितना था, 5 था। अब सॉल्व किए, 36 हो गया, माइनस 5 और क्या हो गया, 20 हो गया। अब 36 में से 20 को माइनस करेंगे, क्या आएगा, 16। अब 16 ये किसका वैल्यू आ रहा है, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है ये 4 का आ जाएगा। तो काफ़ी अच्छे से फ्रेंड इसका जो राइट आंसर लिखा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। यदि एक वृत्ताकार दौड़ पथ की बाहरी और भीतरी परिधियां क्रमशः 68 मीटर 24 मीटर है, तो पथ की चौड़ाई ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग के सामने बताना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, एक वृत्ताकार दौड़ पथ के बाहरी और भीतरी परिधियां। तो देखिए मैं एक बना रहा हूँ, स्टेप से आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर। देखिए इस स्टेप को सॉल्व करना पड़ेगा। एक बोरा बाहरी, एक बोरा भीतरी। तो देखिए एक की परिधि है, यानी इस टाइप से आप लोग को बनाना पड़ेगा एक बाहरी पथ। तो इसमें जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है, देखिए एक 2 पाई लिखना पड़ेगा, एक 2 पाई, एक कैपिटल आर मान लीजिएगा, एक कैपिटल एक स्मॉल मान लीजिएगा। तो फ्रेंड दोनों को आप लोग को क्या निकालना है, पथ की चौड़ाई। सबसे पहले आप लोग को स्टेप्स का क्वेश्चन के लिए आप लोग देखिए इस स्टेप से आप लोग डायग्राम बना लीजिए। क्लियर है। देखिए
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वृत्त की परिधि तो 2 पाई आर बड़ा को हम लोग आर मान लेंगे, और सेकेंड के लिए क्या करेंगे 2 पाई स्मॉल आर मान लेंगे। क्लियर है। अब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो ऑलरेडी अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, एक का 68 है, 24 है, तो दोनों का डिफरेंस अगर निकालिएगा तो क्या आएगा, मेरे अकॉर्डिंग 44 आएगा। क्लियर है। और हम लोग क्या करेंगे, 2 पाई को कॉमन ले लेंगे। अब क्या बच रहा, आर माइनस आर बच रहा, बराबर क्या बच रहा 44। अब हम लोग सॉल्व करवाएंगे। तो देखते हैं क्या लिखा है, 2 पाई का वैल्यू क्या होता है, ऑलरेडी आप लोग को पता है 22/7 होता है। क्लियर है। हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये लिखेंगे आर माइनस आर ले देंगे, बराबर, तो बराबर लिखेंगे 44। अब देखें 22 × 2 = 44 कैंसिल कर देंगे, तो आर माइनस आर का वैल्यू सिंपल वे में कितना आ रहा फ्रेंड, 7 आ रहा। तो पथ की जो चौड़ाई होगा इसका सिंपल वे में आप लोग ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं, यानी कि 7 मीटर होगा। चलिए अब 86 नंबर क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स 86 नंबर क्वेश्चन को आप लोग को क्या करें, एक डिक्शनरी के रूप में आप लोग को बनाना पड़ेगा। तो डिक्शनरी में सबसे पहले अगर देखिएगा तो आप लोग को असेंडिंग ऑर्डर में सजाने का आप लोग खुद से बनाइएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए ये सारी क्वेश्चन को बेमेल को छांटना, इसमें कौन बेमेल होगा, तो देखिए फॉल, हेन, लैम और लेवरेट बोल रहा। तो हेन को छोड़कर फॉल, लैम, लेवरेट सभी जानवरों के नाम है, लेकिन ये हेन का एक प्रकार का शैली है, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। चलिए ए और बी विवाहित दंपति है, देखिएगा ए और बी विवाहित, तो मैं फिर मैंने ए और बी दोनों को शादी में करवा दिया। क्लियर है। यानी कि देखिए प्लस है तो ये मैं मान लिया माइनस। सी और डी भाई है, बी सी की बहन है, यानी कि बी जो है सी की बहन है, तो सी की बहन मैं करवा दिया। क्लियर है। और सी और डी भाई है, तो फ्रेंड ये भाई है तो ये भी क्या होगा, डी भाई भी होगा ना, ये भाई हो गया। तो बोला डी का ए से क्या संबंध है, तो काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। डी ए का क्या होगा, देखिए ये दोनों पति पत्नी थे, ये पति पत्नी का ये भाई था, ये भी भाई था, तो साला हो जाएगा। सिंपल बात में ये साला हो गया, क्या हो गया, ये साला हो जाएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिएगा, खुद से कीजिएगा। अगला आप लोगों का क्वेश्चन आ चुका है क्वेश्चन नंबर 90 में। तो 90 नंबर जो क्वेश्चन आ चुके हैं फ्रेंड्स, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ये आप लोग का आ गया, आप लोग का डायरेक्शन का क्वेश्चन, आप लोग खुद से बनाइए। देखिए राजा पूर्व की ओर 90 मीटर चलता है। सबसे पहले मान लीजिए कि मैं राजा हूँ, यहाँ पे राजा मान लिया हूँ। सबसे पहले इससे मैं क्या करूँगा, देखिए राजा मान लिया, एक कोई बॉय है, ये 90 मीटर चलता है पूर्व की ओर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसे 90 मीटर चलवाएंगे। तो देखिए 90 मीटर पूर्व की ओर चल गया। क्लियर है। फिर लिख रहा है यह दाएं मुड़ता है, तो ऑलरेडी ये दाएं मुड़ता है, यानी नीचे की ओर जाएगा। कितना मीटर चलता है, 20 मीटर चलता है। पुनः दाएं मुड़ता है, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स अगर ये दाएं मुड़ेगा 20 मीटर चलने के बाद, तो देखिए यहाँ से अगर ये दाएं मुड़ेगा और फिर बोला 30 मीटर चलता है, यानी कि आप लोगों को नेक्स्ट वर्क में क्या करना है, देखिए इस टाइप से आगे आप लोग को यहाँ पे दाएं ओर मुड़ना, यानी दाएं ओर मुड़ा के ये 30 मीटर मैं इसको चला दिया हूँ। क्लियर है। फिर बोला उत्तर की तरफ 100 मीटर जाता है, तो काफ़ी अच्छे से फ्रेंड्स हम लोग इसको क्या करेंगे, 100 मीटर की ओर चला देंगे। क्लियर है। और वो अपनी आरंभ की जगह से वह कितनी दूर है, तो हम लोग क्या करें, यहाँ से आप लोग को वैल्यू निकालना है। तो आप लोग ये 30 हो गया। क्लियर है। तो आप लोग सॉल्व कर लीजिए, तो इसे सॉल्व कीजिएगा तो फ्रेंड्स 100 मीटर इसका राइट आंसर आएगा। क्या है, ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बच चुका है कितना, देखते हैं 10 क्वेश्चन। अब देखते हैं क्या लिखा है। लड़कियों के कतार में कमला बाईं ओर से 15वें स्थान पर तथा राधा दाईं ओर से 7वें स्थान पर, यदि वे दोनों परस्पर स्थान बदल ले और राधा का दाईं ओर से 15वां स्थान हो जाता है, तो बताओ कुल कतार में कितने विद्यार्थी हैं। तो फ्रेंड लड़कियां सबसे पहले क्या की, देखिए लड़कियों के कतार में कमला बाईं ओर से 15 है, तो देखिए मैं मान ली कमला बाईं ओर से क्या लिख रहा है, 15वां स्थान पे है। राधा, तो फ्रेंड राधा के बारे में क्या लिख रहा है, राधा दाईं ओर से 7वें स्थान पे मैं लिख दिया हूँ। दोनों परस्पर स्थान बदल लेते हैं, तो राधा दाईं ओर से 15वें स्थान, यानी राधा दाईं ओर से 15वें स्थान ले लेता है। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिए, जब भी स्टेप्स का कॉम्बिनेशन आता है ना, तो आप लोग देखिए साथ में हम कितना ऐड करेंगे कि 15 यानी 8, यानी 8 स्थान एक्स्ट्रा हो गया। तो 15 में भी हम लोग क्या करेंगे, 8 को ऐड करें, तो 15 में 8 करें कितना आएगा, 23 आएगा। क्या आएगा, 23 आएगा। तो वो रहा बताओ कतारों में कुल कितनी संख्या है। तो जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्या कीजिए, देखिएगा ये आप लोग स्टेप से कर लीजिएगा। देखिए ये कितना एक्स्ट्रा जा रहा था 8, तो इसी में हम लोग 15 में भी 8 जोड़ दिए, कितना है 23। आप लोग किसी का भी डायगोनल निकाले, यानी 23 + 3, तो 23 + 3 कीजिए, सॉरी 23 + 7 कीजिएगा। और जो ऐड करने आएगा उसमें 1 माइनस करिए, यानी 23 और 7 कितना 30, 30 में से गया कितना गया 29। तो 29 स्टेप से आंसर ला सकते हैं। नहीं तो आप लोग क्या इसका डायगोनल निकाले, 15 15 क्या होता है 30, 30 में से 1 घटा दे तो भी क्या आएगा 29। तो ये आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन अब तक का बेस्ट हमको भी बताने में लगा। क्लियर है। तो इस टाइप से आप लोग बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। धातु के 3 ऑक्साइड है, प्रत्येक में धातु की मात्रा क्रमशः 76.47%, 61.78%,
51.68% है। तो यह आंकड़े को दर्शाते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन जो दर्शाता है ये गुणित अनुपात का नियम को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? गुणित अनुपात का नियम को। चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों के सामने गुणित अनुपात होता क्या है। जब दो तत्व परस्पर रासायनिक संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो ऐसे तत्व को बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। ठीक है। और फ्रेंड बात करते हैं स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात का जो नियम दिया गया था वह प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? वो प्राउस्ट के द्वारा। बात करते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो फ्रेंड द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम दिया गया था वह लेवाइजियर के द्वारा दिया गया था। क्लियर है? तो इस शब्द को आप लोग याद कर सकते हैं। 1 ग्राम जल में अणुओं की संख्या होती है। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे से आप लोग बनाए होंगे। देखिए 1 ग्राम जल में अणुओं की जो कुल संख्या होती है, आप लोग को सबसे पहले आप लोग को 1.8 ग्राम में अणुओं की संख्या निकालना पड़ेगा। तो देखिए जल का भार ऑलरेडी आप लोग को पता होगा 18 ग्राम होता है। तो 18 देखिए आप लोग को मोल निकालना, तो एन का वैल्यू निकालेगा। तो सबसे पहले जो मास दिया यानी 1.8 दिया, इसका मोलिकुलर मास कितना था? 18 होता है। यानी कि यहाँ से सॉल्व किए तो 1/10 आ गया। और हम लोग को निकालना अणुओं की संख्या। तो अणुओं की संख्या का जो फार्मूला था मोल की संख्या गुना अवोगाद्रो की संख्या, या फिर ये जो 1/10 आया है इसे हम लोग क्या करें? अवोगाद्रो की संख्या। तो अवोगाद्रो का वैल्यू क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। क्लियर है? अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हो तो सिंपल वे में आप लोग का आंसर है 6.022 इंटू 10⁻22 होगा, 10⁻22 होगा। तो काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर अगर देखना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। बिग डाटा का मुख्य घटक क्या है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पढ़े होंगे। बिग डाटा का मुख्य जो घटक होता है मैप रिड्यूस होता है, एचडीएफसी भी होता है, यार्न भी होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं एचडीएफसी का। तो फ्रेंड यह डाटा के भंडारण के साथ साथ मेटा डाटा को भी संभालित रखता है। चलिए कम तापमान पर आधारित तकनीकियाँ जो उपयोग में आती है, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो क्रायोजेनिक पर जो होता है अंतरिक्ष शल्य चिकित्सा और चुंबकीय उत्तोलन। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। चलिए पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंड्स आप लोग को बताना चाहता हूँ पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब दक्षिण कोरिया ने जीता। यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। 2012 के लंदन ओलंपिक खेलों में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सुशील कुमार। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन था इसलिए पूछ दिया, सुशील कुमार। ठीक है। और फ्रेंड ऑलरेडी आप लोग को पता होगा सुशील कुमार एक भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान है। क्लियर? इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं साइना नेहवाल का। तो साइना नेहवाल बैडमिंटन खिलाड़ी है जो कि फ्रेंड 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। क्लियर है? बात करते हैं गगन नारंग को। तो गगन नारंग भी एक भारतीय शूटर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट का, विश्व शौचालय दिवस कब मनाते हैं? तो यू नो डैट फ्रेंड विश्व शौचालय दिवस हम लोग प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को मनाते हैं। 19 नवंबर को मनाते हैं। वही बात करते हैं 20 नवंबर को। तो 20 नवंबर को सार्वभौमिक बाल दिवस मनाते हैं। यानी पूरे विश्व में बाल दिवस मनाते हैं 20 नवंबर को। वही बात करते हैं 10 नवंबर को। तो 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाते हैं। अगर क्वेश्चन आता है विश्व विज्ञान दिवस कब मनाते हैं तो याद रखिएगा विश्व विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 10 नवंबर को मनाते हैं। क्लियर है? और 14 नवंबर को मनाते हैं विश्व मधुमेह दिवस। क्लियर है? इस टाइप से भी आप लोग काफ़ी अच्छे से याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। कामाख्या मंदिर स्थित है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी, यानी कि राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी में स्थित है। क्लियर है? इस चीज़ से भी आप लोग याद कर लीजिएगा। फीफा ने किन 3 देशों के फुटबॉल महासंघों को निलंबित कर दिया? तो फ्रेंड्स आप लोग को पता है रूस, पाकिस्तान और चाड, ये तीनों को फीफा ने निलंबित कर दिया था। तो ये आप लोग के सामने 100 क्वेश्चन को मैं सीरीज लेके आया हूँ। आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और फ्रेंड्स मैं ये जो सीरीज में लाया था इसमें आप लोग देखेंगे मैं 55 नंबर क्वेश्चन सब आता था। यानी 1 से लेकर 55 का क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में अपलोड कर दिया हूँ। क्लियर है? चलिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ फिर एक और सेट को लेके आऊँगा। चलिए तब तक हमारे चैनल के साथ आप लोग बने रहिए। चलिए थैंक यू सो मच। होप फॉर द बेस्ट।